Hello everyone and welcome once again to your very own channel Easy and Effortless Economics। आज का वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आज हम क्या बात करेंगे? आज की वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको एंड तक ये वीडियो बने रहना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो अगर हम बात करें पहली चीज़ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है क्या, तो बेसिकली ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। एक है मैनेजमेंट और एक है इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट आपको पता है किसी भी चीज़ को मैनेज करना, फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेना या कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी, तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को लेते हुए, इकोनॉमिक्स टूल्स को अप्लाई करते हुए, ताकि वो डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट के लिए इकोनॉमिकली इफेक्टिव होना चाहिए। इसको समझते हैं इसकी डेफिनेशन के थ्रू। डेफिनेशन कहती है द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड द टूल्स ऑफ डिसीजन साइंस टू एग्जामिन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स एम और ऑब्जेक्टिव्स मोस्ट इफिशिएंटली। इसका मतलब है किस तरीके से इकोनॉमिक थ्योरीज और टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इफेक्टिव हों और अल्टीमेटली उसके लिए प्रॉफिटेबल हो। अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, नेचर एंड स्कोप। तो देखते हैं नेचर और स्कोप क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। यहाँ आपको 5 चीजें नजर आ रही होंगी: आर्ट एंड साइंस, माइक्रो, मैक्रो, देन मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंड प्रैग्मेटिक। सो ये सारी चीज़ों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना, उसको उसकी गहराई तक जाना और उसको कंसिडर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्ट एंड साइंस। देखिए ये बात हम हर जगह पढ़ते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़ें या किसी चीज़ में, कि वो साइंस है और आर्ट है। साइंस किस लिए मानते हैं? क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, सब थेरीज और लॉज होती हैं। आर्ट किस लिए कहते हैं? क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी होती है। अब इसमें देखें क्या कहा गया है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड लॉजिकल थिंकिंग टू कोप अप विद अ सॉल्यूशन, इसीलिए इसको आर्ट्स कहा गया है। अ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स शुड possess the art of utilizing its capabilities, knowledge and skills to achieve the organizational objective। यहाँ पे बताया गया है कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है और हर चीज़ को अचीव करने के लिए, एक सोल्यूशन तक पहुँचने के लिए उस सबका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम उसको आर्ट कहते हैं। और साइंस किस लिए कहते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्ट्रीम ऑफ साइंस। क्यों? एज इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, टेक्निक्स को हम अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लॉज है, प्रिंसिपल्स है, इसलिए साइंस है। यहाँ क्रिएटिविटी है, लॉजिकल थिंकिंग है, इसलिए ये आर्ट है। अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब आप जानते हैं, जब हम किसी एक यूनिट को कंसिडर करते हैं, पूरी इकोनॉमी या पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करते हुए किसी एक पर्सपेक्टिव और एक इशू से डील करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है? इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आर लुक्ड अपॉन रादर देन फोकसिंग ऑन द होल इकोनॉमी, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे हमने आपको बताया कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को ना लेते हुए एक साथ एक एरिया, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और स्मॉल प्रॉब्लम्स, किसी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं एक एक सेक्शंस में हो रही हैं, उनको कंसिडर करते हैं रादर देन दी होल इकोनॉमी। फिर आता है मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो का मतलब होता है एवरीथिंग एज अ होल, मतलब ये हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। माइक्रो में एक पार्ट की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ मार्केट दैट इज अ पार्ट ऑफ द होल इकोनॉमी, सो एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स इफेक्ट द डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ एक वर्ड आप देख रहे होंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स वो सारे फोर्सेस, फैक्टर्स जो आउटसाइड, जो विद इन दी रेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं बट बाहरी होते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गए, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया कि ये वो पार्ट होता है जो पूरी इकोनॉमी को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करता है, वो सारी चीज़ें जो उसको इफेक्ट कर रही हैं। Managerial economics uses the concept of macroeconomics to solve problems. Managers analyze the macroeconomic factors like market conditions, economic reforms, and government policies to understand their impact on the organization. So macroeconomic factors आपने यहाँ देखे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट कंडीशंस। तो क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट, वो सबको एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उसी हिसाब से बिजनेस में काम किया जाए।
फिर आपका आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मीन मतलब होता है कई सारी चीजें एक साथ। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूजेस डिफरेंट टूल्स एंड principles from different disciplines like accounting, finance, statistics, mathematics, production, operation research, HR, marketing। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, सो दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ हम इकोनॉमिक्स ही कंसिडर करेंगे। इसमें अकाउंटिंग भी है क्योंकि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसमें स्टेटिस्टिक्स भी है क्योंकि हम ट्रेंड देख रहे हैं कि क्या चीज़ पसंद आ रही है लोगों को, क्या नहीं पसंद आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो ह्यूमन रिसोर्स उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करें। तो इसमें कई सारे डिसिप्लिन, एक ही नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, नाम इकोनॉमिक्स है पर इस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कई सारे और डिसिप्लिन का भी योगदान या कंट्रीब्यूशन है। और लास्ट कहता है मैनेजमेंट ओरिएंटेड एंड प्रैग्मेटिक। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ अ मैनेजर that aids them in finding appropriate solutions to business related problems and uncertainties। So basically ये एक tool होता है managers के हाथ में जो उनको guide करता है, direct करता है किस लिए, to find proper and appropriate solutions for the problem। तो business में कोई भी जो problems आ रही हैं उसको solve करने के लिए ये एक important tool का काम करता है क्योंकि इसमें different techniques हैं, rules हैं, principles हैं, and it also helps in goal establishment, policy formulation and effective decision making। It is a practical approach to find solution। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसमें जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको यूटिलाइज करते हुए उसका सल्यूशन पाने की कोशिश की जाती है। तो ये है आपका नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं स्कोप, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, किन किन चीज़ों में। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड आप जानते हैं किसी भी चीज़ का ये पता करना कि कंज्यूमर को कितनी पसंद है, वो कितना लेना चाहते हैं, वो क्या उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उस पर पैसा खर्च करना चाहेंगे। फिर आपका आता है फोरकास्टिंग, मीन्स प्रेडिक्ट करना कि इस प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ेगी या घटेगी, कंज्यूमर ज़्यादा इसे परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। फिर आपका आता है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस में ये चेक करना कि जितना पैसा आपने लगाया है, जो रेवेन्यू आपने लगा, जो कॉस्ट आपने लगाई है वो आपको वापस मिल जाना चाहिए। इस तरह से प्राइस करें कि कंज्यूमर को भी फीजिबल हो और आपको भी फायदा हो। देन आता है प्रोडक्शन एंड सप्लाई एनालिसिस। प्रोडक्शन सप्लाई एनालिसिस बताता है कि कौन से सप्लाई और कहाँ से आपको मटेरियल लेना है जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो आपके प्रोडक्ट बनाने में भी इफेक्टिव साबित हो और अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव हो। फिर आता है प्राइसिंग डिसीजंस, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। देखिए कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है, प्राइसिंग डिसीजन, वो इस चीज़ को ध्यान में रख के लिया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर ने पैसा लगाया है वो पैसा उसका वापस आ जाए, वो कम से कम ब्रेक इवन अचीव कर ले कि जहाँ तक उसने जो लगाया उसको उतना पैसा तो कम से कम मिल जाए। अगर फॉर एग्जांपल 10,000 लगाए तो उसे 10,000 मिल जाए, अगर ज़्यादा मिले तो बहुत बेहतर है। लेकिन डिसीजंस इसी तरीके से लिए जाते हैं और प्राइस ऐसे ही फ्रेम किया जाता है कि जो कंज्यूमर के लिए भी फिजिबल हो और जो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर है उसके लिए भी वो कॉस्ट इफेक्टिव ही हो। फिर आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है उस तरीके से आता है कि मैन्युफैक्चरर का जो अपना पैसा है वो निकल सके और साथ ही साथ स्मॉल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी अचीव किया जा सके। और लास्ट आता है कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें बताता है कि जो आपके पास फंडिंग थी, जो आपके पास पैसा था, उसको आपको कैसे लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में इतना इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग में इतना करना है, सेल्स में इतना लगाना है, तो वो सारा एक प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज एक इम्बैलेंस होगा तो वो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। तो ये है आपका स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो हमने मीनिंग समझ ली, नेचर देख लिया और स्कोप समझ लिया। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जब आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो ये प्रिंसिपल्स आपके सामने आएंगे, ये चीज़ों का इस्तेमाल कंटिन्यूसली होगा। तो यहाँ आपको 6 प्रिंसिपल्स विजिबल होंगे जिसमें आप देखेंगे इंक्रीमेंटल, मार्जिनल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्काउंटिंग, टाइम पर्सपेक्टिव एंड इक्वी मार्जिनल। इसमें से कुछ प्रिंसिपल्स आप माइक्रो में पढ़ भी चुके हैं और कुछ आज आपके लिए नए प्रिंसिपल्स होंगे। तो चलिए इस पार्ट को अब हम समझते हैं क्योंकि इसका यूज जो है आपको कई मर्तबा और कई बार आपके सामने आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल की। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना। तो ये प्रिंसिपल क्या को बताता है? ये प्रिंसिपल बताता है कि ऐसा डिसीजन लिया जाए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबल हो। अगर वो डिसीजन ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर रेवेन्यू आपने कॉस्ट लगाई, जितना आपने पैसा लगाया वो आपको मिल नहीं रहा तो वो बेकार है, ये डिसीजन फिर आपने सही नहीं लिया है।
आपने जो भी चीज़ प्रोड्यूस की है वो गलत की, क्योंकि उसको आपको रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अ डिसीजन इज सेड टू बी रैशनल एंड साउंड इफ गिवन द फर्म्स ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट मीन्स अगर कोई डिसीजन ऐसे लिया गया है जो उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसको अचीव कर रहा है, तो वो सही डिसीजन है। इसको बताया गया, इसको अचीव करने के लिए इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रॉफिट विच इज इन ईदर ऑफ टू सिनेरियोज। दो कंडीशंस दी गई हैं। पहली बताई गई कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज मोर देन द टोटल कॉस्ट, मतलब आपने जो टोटल कॉस्ट लगाई है वो आपको मिल रही है, आपका रेवेन्यू ज़्यादा है, आपने कॉस्ट लगाई 10,000, आपको रिटर्न मिला 12,000। दूसरा कहता है टोटल रेवेन्यू डिक्लाइंस लेस देन टोटल कॉस्ट। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट जो रेवेन्यू है वो कम मिला है, पर इतना कम नहीं है कि जो आपने कॉस्ट लगाई है उसको वो कवर अप नहीं कर रहा है, मतलब आपकी जो कॉस्ट है वो कवर अप हो रही है। इस कंडीशन में तो बिजनेस इस पोजीशन में स्टेबल मानी जाती है और वो कंटिन्यू करती है आगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो ये कंडीशन और सिनेरियोज बताए गए। फिर आपका आता है मार्जिनल प्रिंसिपल। मार्जिनल का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा। जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट और एक एडिशनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ये क्या कहता है? इट इम्प्लाइज जजिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल ऑन द अदर। कि हमने कहा था एक स्पेसिफिक पार्ट की बात करता है तो ये एक यूनिट का इम्पैक्ट अगले वेरिएबल पे बताता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू पर यूनिट चेंज इन output sold. The decision of a firm to change the price would depend upon the resulting impact or change in marginal revenue and marginal cost. फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ये देखते हैं कि अगर एक यूनिट या एक फैक्टर का प्राइस बढ़ाने से हमारे ओवरऑल आउटपुट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है तो हम उसको वो चेंज इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर हम देखते हैं एक फैक्टर का चेंज करने से कोई ख़ास असर नहीं दिख रहा है और कोई इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा है तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका मार्जिनल प्रिंसिपल है। इसका डिसीजन तब लिया जाता है कि कोई भी एक फैक्टर, एनी फैक्टर जिसमें थोड़ा सा भी चेंज आने से ओवरऑल जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो ओवरऑल यूनिट्स हैं, उनमें चेंज आ रहा है। फिर आपका आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इसमें जो आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होता है, मतलब आपके पास लिमिटेड अमाउंट है पर आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो ये पैसा ए में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो ये पैसा बी में कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना है कि व्हाट इज मोर प्रॉफिटेबल टू यू। You have limited money but you have two options, which one you find better आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और जो आपको लगेगा ये मेरे लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग है तो आपको एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो फिर आप दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए क्या कहता है प्रिंसिपल। The opportunity cost of a decision means the sacrifice of alternatives required by that decision. हमने बताया था कि ऑप्शंस हैं बट आपको एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दूसरे में इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरे पे खर्च करने के लिए। इफ देयर आर नो सैक्रिफाइस देयर इज नो कॉस्ट। सो ये कॉस्ट ही पहचानी जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज योर सैक्रिफाइस कॉस्ट। According to the opportunity cost principle, a firm can hire a factor of production if and only if that factor earns a reward in the occupation equal to or greater than its opportunity cost. For example, एक organization एक factor of production को hire कर रही है, इस लिए कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है इसके आने से हमें ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा इन कंपैरिजन टू दी अदर। तो वो एक्स फैक्टर को हटा के वाई फैक्टर को हायर कर रही है। क्यों? क्योंकि वो देख रही है कि उसी अमाउंट में भाई लिमिटेड मनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी अमाउंट में जो वाई है वो उनको रिटर्न ज़्यादा देगा। क्यों? तो क्या हुआ, एक उन्होंने एक्स को सैक्रिफाइस किया, किस लिए? कि उन्होंने वाई फैक्टर को हायर किया। अब ये आता है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल। अब ये डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ये बताता है इट इज़ बेसिकली अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आप सोच रहे होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? ये सारी चीज़ें कैपिटल बजटिंग में भी हैं, तो अगर वो आप पढ़ेंगे आगे तो आपको और समझ में आएगा, इसके कैलकुलेशंस और क्वेश्चंस भी हैं। ओके खैर, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड होता है। एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहती है कि मनी की वैल्यू जो आज है 10 साल बाद वो वैल्यू उस मनी की नहीं रहेगी, वो बढ़ जाएगी। तो ये है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जब हम आपको बता रहे थे बिकॉज द रुपी वर्थ ऑफ मनी एट अ फ्यूचर डेट इज़ नॉट वर्थ अ रुपी टूडे। इसका मतलब अगर आपके पास आज 100 दिरहम्स या 100 रुपए हैं तो उसका मतलब ये है कि आने वाले 10 साल बाद या आने वाले 5 साल बाद उस 100 रुपए की वैल्यू वो नहीं रहेगी। इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस।
Discounting can be defined as a process used to transform future dollars into an equivalent number of present dollars. तो इसके लिए क्या होता है, ये कैलकुलेशंस किए जाते हैं कि अगर आपने आज इतने पैसे लिए तो 10 साल बाद आपको जब ये लौटाना होगा या 5 साल बाद आपको ये रिटर्न करना होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल, इजी एग्जांपल, कि आपने किसी मनी लेंडर से पैसे लिए किसी काम के लिए, तो जब आप उसको लौटाएंगे आप उस पर इंटरेस्ट लगा के लौटाएंगे. तो दैट इज जस्ट अ सिंपल वे टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो वैल्यू ऑफ मनी आज है, जब 5 साल बाद आप उसको लौटाएंगे या 2 साल बाद आप उसको लौटाएंगे, विल नॉट बी दी सेम. सो दैट इज योर डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल. आखिर प्रिंसिपल जो लास्ट है वो है आपका टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल. अब इसमें क्या कहा जाता है, इसमें दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात की गई है. शॉर्ट टर्म बेसिकली वो होता है जिसमें सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ओके, वो फिक्स और वेरिएबल दोनों होते हैं, और लॉन्ग टर्म में सारे जो फैक्टर्स होते हैं जिसमें सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. सी, हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जब इकोनॉमिक्स में डिफाइन करते हैं तो हम नंबर ऑफ ईयर्स में नहीं डिफाइन करते हैं. अगर हम बात करें अकाउंटिंग में तो हम कहेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड और शॉर्ट पीरियड, so less than 1 year. Economics में we define short and long period in terms of two variables, fixed and variable. फिक्स क्या होते हैं, फिक्स फैक्टर्स वो होते हैं जो फिक्स रहते हैं थ्रू आउट. वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं. तो उस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं टाइम पर्सपेक्टिव को और शॉर्ट और लॉन्ग रन को. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, according to this principle, a manager is a decision maker, should give due emphasis both to the short run and long term. अब short run और long run या short term या long term होता क्या है. Short run में पहले ही बताया गया है, is a period in which some factors are fixed while others are variable. So basically short run is a period in which we have a combination of fixed and variable factors, and the production can increase by increasing the quantity of variable factors. चलिए, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फिक्स तो फिक्स्ड है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, वेरिएबल आपकी सैलरी हुई, रेंट हुआ. फिर लॉन्ग रन की अगर बात करें, इट इज़ अ पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बिकम वेरिएबल. सो लॉन्ग रन में कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता है, सब कुछ वेरिएबल ही होता है. तो अगर आपको डिफाइन करना है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स, सो हमेशा याद रखिए शॉर्ट रन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ S इज इक्वल्स टू F प्लस, और यू कैन से फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. और जो हमारा लॉन्ग टर्न होता है इसमें वी हैव ओनली वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर्स. ओके, तो ये कंसेप्ट है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट यू कैन से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. एक लास्ट प्रिंसिपल रह गया, ये आपने आई गेस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल. इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के पास जो भी मनी है, या फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी मनी है, आप उनको दो चीज़ों के बीच में ऐसा डिवाइड करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम और बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए, और इस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे कि आपको यूटिलिटी बराबर मिले. तो ये क्या कहता है, द लॉज ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट अ कंज्यूमर विल रीच द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ और वेरियस कमोडिटीज ही कंज्यूम आर इक्वल. इसका मतलब है कि आप पास दो कमोडिटीज हैं, सो MUXY हम यूज करते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी दैट यू डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट. तो वो जो है मार्जिनल यूटिलिटी X और Y की बराबर हो. आप उस इक्विलिब्रियम पे को अचीव करना चाहेंगे जहाँ पे आपको दोनों कमोडिटीज से इक्वल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी मिले. अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है, दिस लॉ हैज बीन फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल मार्जिनल यूटिलिटी. इट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल स्पेंड हिज मनी इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स. इसको लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा गया है. क्यों, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम इस हिसाब से खर्च करेगा कि दोनों के उसको मैक्सिमम यूनिट्स भी मिल जाए ना. और एक प्रोपोर्शन की बात की गई, ये मतलब नहीं कि 5 यूनिट्स इसके और 5 यूनिट इसके, इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, बट यूटिलिटी जो आपको मिल रही है वो आपको दोनों से आपको खुद सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट फील होना चाहिए. तो ये है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. आई होप ये आपको समझ में आए होंगे. अब इस टॉपिक के लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं, जो है हमारा टाइप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. बेसिकली यहाँ 3 टाइप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हम बात करेंगे. एक है आपका लिबरल मैनेजरियलिज्म, देन नॉर्मेटिव, और तीसरा है रेडिकल. शायद ये आपने कहीं सुना हो, और अगर नहीं सुना तो आज इस वीडियो में आप सुन लीजिए. तो चलिए देखते हैं ये क्या है, क्या बताते हैं ये टाइप्स, और क्या हमें इनसे समझना है. तो सबसे
पहले शुरुआत करते हैं पहले पार्ट की, दैट इज योर लिबरल मैनेजरियलिज्म। लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्री। व्हेन यू आर गिविंग लिबर्टी टू समवन, जब आप किसी को मतलब बहुत ज़्यादा बंदिशों में ना रखते हो, उसे एक फ्रीडम दे रहे हैं। ये कहता है, देखिए यहाँ पे आ गया, this market is a free and democratic place in terms of decision making. Customers get a lot many options to choose from. So companies have to modify their policies according to consumer demands and market trends. If not done so, it may result in business failure. This is what we call liberal managerialism. See, basically ये market जो होती है free market है, democratic. Democratic means लोगों को हक है, वो चाहे जो खरीदें, जो चाहे ना खरीदें। तो कंज्यूमर के पास क्या होता है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको जो पसंद आएगा वो ही खरीदेंगे। तो कंपनीज के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, ये उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो ऐसी चीज़ें बनाएं, अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करते रहें कि वो कंज्यूमर की डिमांड्स को मीट आउट करें। अदरवाइज क्या होगा? अगर आप अपनी पुरानी जो टेक्निक्स और ट्रेडिशंस हैं, जो पुराने टाइप हैं, उसको आगे बढ़ा ही नहीं रहे, तो अल्टीमेटली होगा क्या? होगा ये कि कंज्यूमर पास बहुत ऑप्शंस हैं, वो कहीं से भी ले लेगा। तो ये है लिबरल मैनेजरियलिज्म। तो आपने देखा होगा अक्सर कंपनीज जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं वो मॉडिफिकेशंस करके आ रहे हो, प्रोडक्ट्स में कुछ डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है आपको, पैकेजिंग चेंज दिख रही है, उसकी वेरिएंट्स दिख रहे हैं। तो ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि कंज्यूमर्स को हम अट्रैक्ट करते रहे, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, तो पुराने प्रोडक्ट्स को बनाए रखने के लिए उनमें भी थोड़ा सा नयापन हमको लाना पड़ेगा। फिर आता है आपका नॉर्मेटिव मैनेजरियलिज्म। अब ये क्या होता है? Okay, the normative view of managerial economics means that the decisions taken by the administration would be normal based on real life experiences and practices. ये कहता है, this normative बताता है कि जो भी decisions लिए जाते हैं business में वो real life पे based होते हैं और वो इस तरीके से लिए जाते हैं that would be in the interest of the consumers. The decisions reflect a practical approach regarding product design, forecasting, marketing, supply and demand analysis, recruitment and everything else that is concerned with the growth of a business. इसका मतलब है कि जो भी decisions लिए जाते हैं किसी भी perspective से, चाहे marketing के regarding, चाहे forecasting के regarding या प्रोडक्ट बनाने के रिगार्डिंग, वो इस तरीके से लिए जाते हैं कि वो अल्टीमेटली कंपनी को ग्रो करने में मदद करे। और कंपनी कैसे ग्रो करेगी? खाली प्रोडक्ट बनाने से या मैन्युफैक्चर करने से कंपनी ग्रो नहीं करेगी। कंपनी ग्रो करेगी जब उसके प्रोडक्ट्स फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे, जो उन लोगों तक पहुंचेंगे जो उसके हकदार हैं, जिनके लिए आप बना रहे हैं। तो बेसिकली इसका एम ये होता है कि ऐसी डिसीजंस लेना, ऐसी चीज़ें प्लान करना जो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल हो, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएं और फाइनली जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करें। फिर आपका लास्ट आता है रेडिकल मैनेजरियलिज्म। रेडिकल मैनेजरियलिज्म क्या होता है? इट मीन्स टू कम अप विद रिवोल्यूशनरी सॉल्यूशंस। रिवोल्यूशनरी मीन्स ऐसे कुछ सॉल्यूशन जो बिल्कुल एक चेंज ले आए मार्केट में, जो बिल्कुल एक नई किस्म की चीज़ हो। समटाइम्स व्हेन द कन्वेंशनल अप्रोच टू अ प्रोडक्ट डजंट वर्क, रेडिकल मैनेजरियलिज्म मे हैव दिस सॉल्यूशन। इसका मतलब है जब पुरानी चीज़ें, जब पुरानी अप्रोचेस लगता है काम नहीं कर रही हैं या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही हैं, तो कंपनीज इस अप्रोच को लाती हैं जहाँ पे वो एक बहुत मेजर और रिवोल्यूशनरी चेंज ले आती हैं। However, it requires the managers to possess some extraordinary skills and thinking to look beyond. और इसको अप्लाई करने के लिए, ऐसा रेडिकल डिसीजन और रेडिकल रिवोल्यूशन लाने के लिए हर एक नहीं ला सकता। इसके लिए आपको डिफरेंट होना चाहिए, जब मैनेजर की कुछ अप्रोच अलग होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ या ऐसा कौन सा डिसीजन करके वो ला सकता है मार्केट में जो एक रिवोल्यूशन की तरह काम करेगा। Then in radical managerialism, consumer needs and satisfaction are prioritized over profit maximization. एक यही टाइप का मैनेजरियलिज्म है जिसमें क्या होता है, कंज्यूमर की ज़रूरतें उनको प्रायोरिटी समझा जाता है, उसको अहम समझा जाता है, उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है बनिस्बत किस बात के? इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इस तरीके से रिवोल्यूशन लाने की कोशिश की जाती है, ऐसा मार्केट में एक नया ट्रेंड सेट करना चाहते हैं जो आज तक कभी ना हुआ। जैसे आपने देखा होगा हेयर कलर्स के ब्रांड में एक इंस्टेंट हेयर कलर्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो एक एग्जाम्पल बेसिक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वो चेंज लाना चाहते हैं, रिवोल्यूशन जो कभी आया नहीं। कलर शैम्पू आ रहा है कि जैसा आपने एक बार शैम्पू किया और आपके बाल जिस कलर के आपने चाहे वो हो गए। तो ये रिवोल्यूशन ला रहे हैं किस लिए? क्योंकि उनको पता है वो पुरानी चीज़ें कंज्यूमर ऑलरेडी देख देख के थक चुका है, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉर समथिंग बिगर। सो एंड उसके अलावा कंपनी भी चाह रही है कि हम कोई ऐसी चीज़ लाएं, जो ऐसा रिवोल्यूशन लाएं जो पूरा मार्केट हम कैप्चर कर लें, जो और किसी ने अभी तक ना किया हो। पर उसको लाने के लिए बहुत एफर्ट्स और रिसर्च की ज़रूरत होती है। वो कुछ ही लोग हैं जो कर सकते हैं, और कंपनीज इस डायरेक्शन में तभी काम करती है जब उनको लगता है कि उनके जो
पुराने तरीके हैं वो काम नहीं कर रहे। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो आज के वीडियो में हमने समझा, मीनिंग देखी, नेचर स्कोप पढ़ा, प्रिंसिपल्स पढ़े और ये टाइप्स पढ़े। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और जो भी डाउट्स होंगे और जो भी कंसेप्ट्स को लेके कंफ्यूजन होगा वो आज क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी और टॉपिक आपको नहीं समझ में आया या कोई चीज़ आप चाहते हैं हम आपको दोबारा समझाएं, यू आर ऑलवेज वेलकम, फील फ्री टू राइट इन टू मी और राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट मी नो व्हाट मोर टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर। आप और जो टॉपिक्स चाहते हैं हम कवर करें वो हम सब करेंगे। कोशिश यही रहती है कि वो सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें जो आपके काम आ सके और आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए इस वीक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबका आने वाला वीक बहुत ही शानदार गुजरे। enjoy the winters, have a great time, take care everyone।